पिछले कई दिनों से या यूं कह लें कई महीनों से जिस एक काम में लगा था, अब वो काम आपसे साझा करने का समय आ गया है। मेरी किताब जाति जनगणना अब रिलीज हो गई है और विश्व पुस्तक मेले में दिल्ली में वो आपके हाथों में रहेगी और उसके बाद आपके घर तक पहुंचनी शुरू हो चुकी होगी। मुझे इस बात को कहने में बहुत गर्व और खुशी दोनों हो रही है कि 3 जनवरी की तारीख थी, 2 साल पहले का वक्त था और 3 जनवरी 2024 को मेरी पहली किताब प्रोफेसर की डायरी उसी दिन उसकी भूमिका पूरी करके कवर पेज रिलीज किया था। उस समय यूनिवर्सिटी से निकाला गया था बोलने के, संविधान, सामाजिक न्याय और समाजवाद की बात करने के गुनाह को मेरिट पर भारी माना गया। विश्वविद्यालयों में आरएसएस के कब्जे के तहत उन तमाम लोगों को उससे बेदखल किया गया जो उनसे असहमत रहते हैं और उसके भीतर भीतर शिक्षा व्यवस्था में जितना कुछ खतरनाक काम हो रहा है उन सबको मैंने उसी किताब में दर्ज कर लिया था। प्रोफेसर की डायरी बेस्ट सेलर रही, सबसे कम वक्त में हिंदी की लंबे समय में सबसे तेज बिकने वाली किताबों में से अव्वल रही। कई भाषाओं में, तकरीबन 5 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है इस किताब का। और वही 3 जनवरी की तारीख, 2 साल का समय और 3 जनवरी 2026 को अपनी दूसरी सामाजिक किताब जाति जनगणना पूरी की और अब वो आपके हाथों में आने को तैयार हो चुकी है। जाति जनगणना पिछले 10 साल के मेरे वैचारिक सफर का एक दस्तावेज है। जाति जनगणना सामाजिक न्याय की उन तमाम लड़ाइयों को जो हमने दिल्ली विश्वविद्यालय में लड़ी, दिल्ली की सड़कों पर लड़ी और फिर किताबों कलम को हथियार बना करके विचारों से लड़ी अपने भीतर, और पूरे देश में फिर उस सामाजिक न्याय के परचम को, समता, न्याय, बंधुता के विचार को देश भर में ले गए। अब मुझे इस बात को कहते हुए बहुत खुशी है कि मैंने उस पूरे 10 साल के संघर्ष को इस जाति जनगणना किताब में पिरो दिया है। मेरी कोशिश थी कि जाति जनगणना जो सामाजिक न्याय के लिहाज से, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के लिहाज से और इस राष्ट्र को सबका राष्ट्र बनाने के लिहाज से जो सबसे बड़ा मुद्दा था, जो सबसे जरूरी सवाल था, जो सबसे ज्यादा चर्चा में होने वाला सवाल था, इस पर एक मुकम्मल किताब आ सके। इस पर बहुत सारे लेख मिल जाएंगे, कई किताबों की भी कोशिशें हुई, लेकिन ऐसी कोई किताब आप नहीं पाएंगे जिसको लोग बहुत जानते हों, पढ़ते हों, समझते हों। बीते दिनों लगभग 15 साल पहले दिलीप मंडल ने एक किताब लिखी थी, जातिवार जनगणना। शरद यादव, मरहूम शरद यादव ने उसकी भूमिका प्रस्तावना लिखी थी और वो मीडिया में जो बहसें हुई, संसद में बहस हुई या उसके बाद सवाल जवाब हुए, उनका एक संकलन था। अभी हाल ही में जब मैं ये किताब पर काम कर रहा था तो आनंद तेलतुंबड़े की एक किताब आई है, काश कॉन्सेंसस, जो जाति जनगणना के एक तरह से खिलाफ है, उसे खारिज करती है। मैंने अपनी कोशिश की अपनी किताब में कि आखिर में उसके भी सवालों का जवाब दे सकूं। तो जब मैं पिछले 10 साल पहले उन लोगों में शामिल था जो देश में बहुत थोड़े से लोग थे, गिने चुने, विश्वविद्यालयों में, बौद्धिक जगत में, मीडिया में या जनता में, जो जाति जनगणना के मुद्दे पर लिख रहे थे, बोल रहे थे, पढ़ रहे थे और देश को कह रहे थे कि यह मुद्दा देश के निर्माण का मुद्दा है। ऐसा नहीं है कि वो लोग पहले लोग थे, क्योंकि इसकी लड़ाई तो बहुत पुरानी है। इसके लिए तो जाति जनगणना पढ़िएगा, बहुत लंबी लड़ाई है और 2010 में मंडल के दौर में बहुत मजबूत हुई, मंडल के बाद मजबूत होती चली गई। समाजवादियों, अंबेडकरवादियों, संविधान को मानने वालों ने 2010 तक तो पूरी संसद को एक मत कर दिया था कि जाति जनगणना होनी चाहिए। आत्म में साजिश हो गई और साजिश के बाद फिर वो जाति जनगणना की मांग आंदोलन में तब्दील होने में 10 साल लगा। और उस समय जब कोई कम बोलता था, थोड़ी बहुत बोलता था, बीच बीच में याद कर लेता था, उस समय हम लोग उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने इस मांग को उठाया, इस पर लिखा, पढ़ा, बोला। और जब पढ़ने के लिए खोजते थे तो एक मुकम्मल किताब नहीं मिलती थी, कायदे से कहानी समझ में आए।
और कई ऐसे सवाल थे जिन सवालों को चौराहों पर उछाल दिया जाता था। ए जातिवार जनगणना वाले, तुम जातिवाद बढ़ाना चाहते हो। जातिवार जनगणना अंग्रेज कराते थे, उसके पहले तो कोई सबूत ही नहीं है। अंग्रेज इसलिए कराते थे क्योंकि देश को बांटना था, जातियों को बांट करके आपस में लड़ाना था। तो अंग्रेजों ने जातिवार जनगणना इसलिए की क्योंकि जातिवाद फैल सके देश में। अब जातिवार जनगणना की जरूरत नहीं है। अब तो गरीबी के आधार पर आरक्षण होना चाहिए, अमीर गरीब की गिनती होनी चाहिए। जातियों को खत्म करना है, इसलिए जातियों को गिनना बंद कर दो। जातियां गिनोगे तो जातिवाद बढ़ जाएगा। ऐसे तमाम सवाल एक वर्चस्वशाली तबके की तरफ से जनता में फेंक दिए जाते थे। इन्हीं पर टीवी में बहस होती थी, इन्हीं के हित समूह के लोग टीवी में बैठ करके कहते थे कि हाँ जाति की बात क्यों है, और इस तरह से पूरी बहस उसके खिलाफ बौद्धिक तबके में चलाई जाती थी। और उस जगह बहुजन तबके के लोग बहुत कम थे, थोड़े थे। वो लेख लिख रहे थे, वो आंदोलन कर रहे थे, वो सड़क पर थे, विपरीत हालातों में भी वो लड़ रहे थे। और जाति जनगणना किताब में उनके भी किस्से हैं। और उस दौरान मुझे ये लगा कि कुछ सवाल ऐसे हैं जिनको मुझे जवाब सोचना चाहिए, लिखना चाहिए, ताकि आम जनता उसे पढ़ करके तर्क की तरह ले। अच्छा ये बात है, तुम ये बात गलत बोलते हो, तुमने ये बताया ही नहीं कि जातिवार जनगणना अंग्रेजों की लाई हुई नहीं है। तुमने आज तक इस देश में पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को यह बताने नहीं दिया कि जातिवार जनगणना अंग्रेजों के पहले भी इस देश में हो चुकी है। मारवाड़ में कोई जनगणना हुई थी 1600 के आसपास। आईने अकबरी से लेकर के सम्राट अशोक के दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के यहां, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से लेकर के तमाम ग्रंथों में क्या गिनती कराने का कोई प्रमाण मिलता है क्या? अच्छा उसके और पहले चले जाएं तो दुनिया में गिनती शुरू कब हुई, जनगणना शुरू कब हुई? इतने रोचक, इतने शानदार, इतने अच्छे तथ्य मिले जो ऐसा नहीं कि मैंने खोजा है, उस पर किताब लिखी गई है, उस पर काम हुआ है, लेकिन वो आम बहस से गायब था, उस पर बात कम होती थी। और दक्षिणपंथी वर्चस्वशाली मुट्ठी भर जो अपने को बुद्धिजीवी कहते थे और जो कहते थे कि वही देश चला रहे हैं, उन्होंने वहां तक जाने ही नहीं दिया। वो अंग्रेजों को दुश्मन बना करके वहीं खत्म कर दे रहे थे सवाल को। तब मैंने ये समझा कि जातिवार जनगणना उन कहानियों को कहने की दरकार रखती है जो भारत में अंग्रेजों के पहले क्या क्या हुआ उसकी कहानी कहते हैं। जनगणना शुरू कैसे हुई, गणना शुरू कैसे हुई, उसके बाद जनगणना में जाति का उल्लेख कैसे आया। इस देश की कई रियासतें ऐसी थीं जिसमें से आप छत्रपति शाहू जी महाराज को तो थोड़ा बहुत जानते होंगे। क्या आपने मैसूर की मिलर कमेटी की रिपोर्ट को जाना, परखा? क्या आपको सयाजी गायकवाड़ और तमाम और रियासतों के लोगों के बारे में पता है कि उन्होंने अपने अपने यहां दरबार में गिनती करवाई और उस गिनती से नीतियां बना करके वंचित, शोषित, हाशिए पर ढकेले गए लोगों को मुख्य धारा में शामिल कराया? जानने ही नहीं दिया गया। उसके बाद जब अंग्रेजों ने जाति जनगणना कराई तो उसके पहले भी कोई गणना हो रही थी क्या? गजेटियर क्या होता है, गजेटियर का रिश्ता इस पूरी जनगणना से कैसा है? अच्छा अंग्रेजों ने जब जाति जनगणना शुरू कर दी तो 1881, 1891, 1901, फिर 1911, 1931, जब ये लगभग 50 साल में जातियां गिनी जा रही थी तो जातियों को कैसे गिना जा रहा था, किनको किनके साथ रखा जा रहा था और किनको क्या नाम दिया जा रहा था? क्या आपको पता है कि आदिवासियों को कुछ और कह करके, बनवासी तो प्रकृति पूजक तो क्या क्या कह करके अलग अलग तरह की पहचान के झगड़े में उलझाया गया था। अच्छा अछूत कौन थे, अस्पृश्य कौन थे और दलित, बैकवर्ड, डिप्रेस, इसके पीछे की फर्क को आप जानते हैं क्या? अच्छा बैकवर्ड क्लास शब्द पहली बार कब प्रयोग में आया, पिछड़ी जातियों को किस में रखा गया? जाति जनगणना से सीधा इन चीजों का रिश्ता है। जनेऊ पहनना किसान जातियों ने शुरू किया, जनगणना से उसका रिश्ता क्या है? और जनेऊ ने कितनों की जान ले ली। जन्मना जाते शूद्र कहने वाले लोगों के सामने ही जब पिछड़ी किसान जातियों ने जनेऊ पहना तो मारे गए। फिर वो कैसे? जातियों का संगठन बना जिसका जाति जनगणना से गहरा रिश्ता है। और जाति जनगणना के जातियों से संगठन के बाद कैसे फिर त्रिवेणी संघ, बैकवर्ड क्लासेस लीग, फेडरेशन, अर्जक संघ, वो बन करके जाति को जमात में तब्दील करके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सवाल खड़े कर दिया। पढ़ा ही नहीं आपने?
तो जनगणना में जाति जब गिनी गई तो पूरे भारत का इतिहास बदल रहा है और उसमें से 90% पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के बीच भयानक परिवर्तन हो रहा है। और इतने बड़े परिवर्तन संभव नहीं हो पाते अगर जाति जनगणना नहीं होती। वो परिवर्तन क्या थे, किताब में मैंने सिलसिलेवार कहानी की तरह कहा है। और उसके बाद जब भारत आजाद हुआ उसके बाद की कहानी, कमीशन बन रहा है, काका कालेलकर कमीशन से लेकर के समाजवादियों का आंदोलन, फिर बहुजन का, मानवर कांशीराम का आंदोलन, फिर उसके बाद वामपंथियों का आंदोलन, फिर उसके बाद मंडल का आंदोलन, और मंडल के खिलाफ कमंडल और भूमंडल की साजिश। इन सब का रिश्ता कितना गहरा है जाति जनगणना से। केवल दक्षिणपंथी वर्चस्वशाली मुट्ठी भर वर्चस्ववादी लोगों ने इन सब को कह दिया कि जातिवादी हैं, इसलिए उस पर उन्हीं का नैरेटिव चलता है। और इसके बुनियादी तर्क 90% इस देश के दलित पिछड़ों को पता ही नहीं। यह किताब उन तथ्यों के साथ एक जगह सारी कहानी कह करके नई पीढ़ी के लोगों को एक समझदारी बनाने में मदद करेगी। उनसे बताएगी कि 2010 में जब जाति जनगणना पर पूरी संसद में एक राय हुई थी तो उसके बाद क्या खेल हो गया। पहले ओबीसी प्रधानमंत्री देवगौड़ा ने ऐसा क्या किया था जो अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग जो समीक्षा कर रहे थे संविधान की, उन्होंने रोक दिया। और 2010 की साजिश 2011 में कैसे हुई और 2014 के बाद 2021 तक जो बीजेपी कह रही थी कि वो जाति जनगणना नहीं कराएगी, 2024 और 25 में नारा लगाकर चुनाव लड़ रही थी कि एक हैं तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे, वो बांटेंगे, बांटने वाले आएंगे, महफिल सजाएंगे। मोदी जी बोल रहे थे, योगी बोल रहे थे, अमित शाह बोल रहे थे, नितिन गडकरी कह रहे थे जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा कस के लात। वो लोग अचानक पहलगाम के हमले के बीच जाति जनगणना कराने का फैसला कर रहे हैं। इसकी कहानी कायदे से अभी तक लिखी नहीं गई थी। कहानी यह नहीं लिखी गई कि इतनी आपात में परिस्थिति में क्यों फैसला हुआ, क्या उसके पीछे कोई गहरी साजिश है, या जो अखिलेश यादव के पीडीए में जाति जनगणना एक जन आंदोलन बन चुका था, समाजवादियों के घोषणा पत्र में जन आंदोलन बन चुका था, बहुजन पार्टियों के घोषणा पत्र में जन आंदोलन बन चुका था। पूरे देश में, चाहे वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद जनगणना का सवाल, जाति जनगणना का सवाल पूरे देश का सवाल बन गया था। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पूरे देश में जाति जनगणना पर लोग पूछने लगे थे कि भाई हमारी हिस्सेदारी है कहां, विश्वविद्यालय में कहां है, डॉक्टरी में कहां है, उद्योगपति में कहां है, ब्यूरोक्रेसी में कहां है, मीडिया में कहां है, और देश कौन चला रहा है। इतनी जब मांग हो रही थी, जन आंदोलन विपक्ष बनाया था, तब बीजेपी कह रही थी जो करेगा जात की बात उसको मारेंगे कस के लात। जब बिहार राज्य जाति जनगणना कराकर तेलंगाना जाति जनगणना कराता है तो उसको खारिज करते हैं। और पहलगाम हमले के समय जाति जनगणना कराने का फैसला क्या कोई गहरी साजिश की तरफ इशारा करता है? इस पर विस्तार में विश्लेषण मिलेगा। विश्लेषण इस बात का कि अगर जाति जनगणना होती है तो कैसी हो, किन किन सवालों को गौर से समझना है, पसमानदा से अति पिछड़े सवाल कैसे जुड़ते हैं जाति जनगणना से, और आगे अगर जाति जनगणना हुई तो कौन सी साजिशें हो सकती हैं और कौन सी उसमें संभावनाएं हैं। इसलिए बड़ी सजगता के साथ नए आंदोलन की तैयारी होगी। यह किताब आपको वहां छोड़ेगी। इसलिए इस किताब को इस देश के हर संविधान के मानने वाले व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। जिसे समाजवादी, सामाजिक न्याय और संविधानवादी, लोकतांत्रिक, सेकुलर भारत में यकीन है, उन्हें इस किताब को एक जगह पढ़ना चाहिए। 150 पौने 200 पन्ने में आपको सारी कहानी मिल जाएगी। और इस देश के हर दलित, हर पिछड़े, हर आदिवासी को तो जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि आपके हिस्से का लड़ाई जो पुरखों ने लड़ी थी, नई पीढ़ी को नहीं पता है। मैंने एक जगह कोशिश की है कि उन लड़ाइयों को दर्ज कर सकूं। इसलिए नई पीढ़ी को इतिहास भी जानना है और नई पीढ़ी को आगे की तैयारी करनी है कि घोषणा हो जाने के बाद जाति जनगणना में कौन कौन से साजिश आपका इंतजार कर रही है और उसकी क्या तैयारी होगी, ताकि आप अपने मुकाम तक पहुंच सकें। इसके लिए भी इस किताब को आपको जरूर खरीद के पढ़ना चाहिए। मैंने लिंक अभी नीचे कमेंट बॉक्स में भी दे दिया है, खुद भी खरीदें। 500,000 रुपए का पिज्जा खरीदते हो तो खरीदें, लेकिन 500 रुपए अगर आप किताब पर खर्च करेंगे, हालांकि इसकी कीमत तकरीबन 200 के आसपास है, लेकिन ये किताब खरीदेंगे तो विचार मिलेगा, और कोई भी लड़ाई विचार से लड़ी जा सकती है। इसलिए हमने कोशिश की है, अब आगे आपकी जिम्मेदारी है।
इस किताब को कितना आप पढ़ करके इस पे प्रतिक्रिया दें, इसकी टिप्पणी करें, और किताब को आप अकेले ना पढ़ें, 2-4 लोगों के लिए एक साथ खरीद लें, इससे ज्यादा पैसे इधर उधर निकल जाते हैं, और बांटें, आपस में लोगों को पढ़ाएं। विचारों से ही इंकलाब की लड़ाई तेज होगी और हमें हिम्मत मिलेगी कि हमने अपनी भूमिका सही निभाई है या नहीं। फिलहाल कमेंट बॉक्स में किताब का लिंक मिल जाएगा। अमेजन पर जाएंगे तब भी जाति जनगणना डॉक्टर लक्ष्मण यादव, इतना ही गूगल पे भी सर्च कर लेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा। और उसके बाद आपके शहरों में चंद हफ्तों के भीतर यह किताब पहुंचने वाली है। मैं उम्मीद करूंगा कि यह किताब सामाजिक न्याय, संविधान और समाजवादी विचार के लोगों के ताकत और हिम्मत बने। इसी उम्मीद के साथ अब यह किताब आपके हवाले। पढ़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।